हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों का निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, विशिष्ट बालकों का निर्देशन और परामर्श कैसे होता है उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इससे संबंधित अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका टाइम कम है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे। औसत तथा सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न और पृथक बालक को कहते हैं। तो काफ़ी भिन्न जो होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक की धारणा आपके मन में क्लियर होगी, अगर नहीं है तो जान लीजिए कौन होते हैं विशिष्ट बालक। देखिए, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो या दिव्यांग बालक हो, है ना कहीं वो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ठीक, तो जो बालक सामान्य बालकों से, औसत बालकों से भिन्न होते हैं, काफ़ी हद तक उन्हें रखा जाता है विशिष्ट बालक की श्रेणी में। कभी कभी लोग इसके बारे में गलत धारणा मन में बैठा लेते हैं कि विशिष्ट बालक केवल और केवल वो बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से क्या हों, अक्षम बालक हों। अक्षम मतलब चाहे वो दिव्यांग हों, है ना, किसी शारीरिक अंग से, आँखों से, कान से, नाक, है ना, या फिर पैर से, हाथ से। सामान्यतः लोग ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बालक तो होते हैं, प्लस इसमें प्रतिभाशाली, जो हाई लेवल की बुद्धि जिनकी होती है, तीव्र बुद्धि, वो भी आ सकते हैं विशिष्ट बालकों में। ठीक है, जो समस्यात्मक बालक हो जाते हैं वो भी आते हैं विशिष्ट बालकों में। तो चलिए, क्लियर हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्रुकशैंक ने विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से किस क्षेत्र में पृथकता वर्णित नहीं की है। तो इन्होंने किस क्षेत्र की जो है पृथकता वर्णित नहीं की है। शारीरिक क्षेत्रों में पृथकता, मानसिक क्षेत्रों में पृथकता, या व्यक्तिगत संतुलन में पृथकता, या आर्थिक क्षेत्र में पृथकता। तो इन्होंने क्या किया क्रुकशैंक ने कि विशिष्ट बालकों में जो सामान्य बालकों से किसी क्षेत्र में पृथक होते हैं, तो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र की पृथकता को वर्णित नहीं किया है। ठीक है, बाकी सबको किया है कि वो कौन विशिष्ट बालकों की पहचान होती है। नेक्स्ट है, किस श्रेणी के अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दृष्टि दोष, वाणी दोष एवं अन्य विशिष्ट शारीरिक दोषों से ग्रसित बालक आते हैं। तो किस में आते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ना कि असहाय। भाई यहाँ पर केवल शारीरिक रूप से, है ना, उनकी बात हो रही बालकों की जो शारीरिक रूप से क्या है, दोष से ग्रसित हैं, शारीरिक दोषों से। तो इनमें शारीरिक रूप से विकलांग वाले बच्चे आएंगे। 4 नंबर प्रश्न है, दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थी की प्रभावित नहीं होते, है ना, मतलब दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों की जो है प्रभावित नहीं होती है। क्या चीज़ इनकी प्रभावित नहीं होती है? जो दृष्टि दोष होते हैं बालक। शैक्षिक निष्पत्ति प्रभावित नहीं होती, या समायोजन शक्ति, या व्यक्तित्व एवं रुचियाँ। तो देखिए, यहाँ पर शैक्षिक निष्पत्ति प्रभावित होती है, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। समायोजन करने की भी क्षमता का अभाव होता है उसमें। व्यक्तिगत एवं रुचियों में भी विभिन्नता होती है, या ग्रसित होते हैं। लेकिन चिंतन शक्ति, भाई चिंतन शक्ति में वो जो है उनकी प्रभावित नहीं होती। चिंतन में चाहे सामान्य बालक हो या दृष्टि दोष से ग्रसित बालक हो, भाई चिंतन क्या होता है, वो तो मन ही में होता है ना, अंदर ही अंदर। तो चिंतन की शक्ति उनकी प्रभावित नहीं होगी। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न है, श्रव्य दोषों से ग्रसित। अब यहाँ जो श्रव्य दोष से ग्रसित हैं उन बालकों को किसके लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जा सकता है? धार्मिक कर्म करने से, या श्रवण उपकरणों से, आंख बंद रखने से, इनमें से कोई नहीं। तो भाई श्रव्य ग्रस्त हैं, तो श्रव्य दोष से ग्रसित हैं, तो श्रवण उपकरणों की परामर्श यहाँ पर दिया जा सकता है। 6 नंबर है, हकलाना, तुतलाना एवं उच्चारण संबंधी दोष को क्या कहते हैं? तो भाई इनको क्या कहते हैं? वाणी दोष कहते हैं ना। नेक्स्ट है, अध्यापक का उद्देश्य वाणी दोष से ग्रसित विद्यार्थियों में किसका विकास करना होता है? जो वाणी दोष से ग्रसित होते हैं विद्यार्थी, उनमें किसका विकास करना होता है? अध्यापक का उद्देश्य क्या होता है ना? शिक्षा में विकास करना, या स्व, या त्वरितता, या संवेदनशीलता। तो फिलहाल यहाँ पर ये कुछ छोटा सा लग रहा है ना,
ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें देखिए शिक्षा का विकास नहीं होगा क्योंकि वो वाणी दोष से है ना, तो यहाँ पर कुछ छूटा है, यही ऑप्शन सही दिया गया है, बाकी यहाँ पर वैसे तीनों इनकरेक्ट हैं। चलिए अगले पर बढ़ेंगे। फिलहाल ऐसा आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। 8 नंबर है नेक्स्ट, असामान्यतावश अंग से संबंधित कार्यों को जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो उन्हें गामक दोषग्रस्त बालक या वाणी दोषग्रस्त या श्रव्य या फिर गंभीर दोषग्रस्त। तो यहाँ पर क्या होगा, असामान्यतावश अंग की बात हो रही है। यहाँ पर ना तो वाणी की स्पेशल बात की गई है, ना सुनने की बात करी गई है ना। तो गामक दोषग्रस्त बालक होंगे। विकलांगों को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है विकलांगों को? जीवित रहने का अधिकार, समाज में सम्मान पाने का अधिकार, नेक्स्ट है ए बी दोनों, या फिर विवाद करने का अधिकार। तो ए बी दोनों करेक्ट होंगे, है ना, आपको पता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, गूंगे बहरे और दृष्टिहीन के लिए विद्यालय होने चाहिए। तो जो गूंगे बहरे लोग होते हैं इनके लिए, दृष्टिहीन लोग होते हैं इनके लिए कैसे विद्यालय? विशिष्ट, सामान्य, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके लिए विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए और होते भी हैं ना। और वैसे तो कहेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा में सारे बालक आने चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर गूंगे बहरे दृष्टिहीन की बात हो रही है, मतलब ये पूरी तरीके से विशिष्ट बालक मतलब ऐसे हैं ना, पूरी तरीके से देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों को होना बहुत ज़रूरी है, जबकि समावेशी में केवल उन बालकों को रखा जाता है जो कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से दिव्यांग में ना आए, मतलब दृष्टि दोष हो उनमें लेकिन वो दृष्टिहीन ना हो, बहरे ना हो, हल्का बहरापन हो तो काम चल जाएगा, तो उनको समावेशी में रखा जाता है। और ये माना जाता है कि ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के बराबर जो है इसके समान मानना चाहिए और उसी के हिसाब से उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दृष्टिहीन की बात हो रही है जो पूरी तरीके से उनके लिए विशिष्ट विद्यालय होना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंधन होना चाहिए? तो किसके लिए? जो गंभीर विकलांग होते हैं, गंभीर विकलांग जिसकी मैंने अभी बात करी ना उनकी, या फिर मूक बधिर, या फिर दृष्टिहीन बालक, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या था, किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए? तो जो गंभीर रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है, उनको लिए जो है विशेष रूप से कक्ष प्रबंध होने चाहिए। अब यहाँ दृष्टि देखिए, गंभीर विकलांग होना अलग है लेकिन पूरी तरीके से विकलांग होना अलग है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं बनेगा। अब ये पूरी तरीके से बहरा है या पूरी तरीके से दृष्टिहीन है ना, वो गंभीर विकलांगता से अलग होता है, ठीक। तो ये अलग हो जाएंगे इन दोनों से, तो करेक्ट विकल्प यहाँ ए बनेगा। 12 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे, संगीत, ड्राइंग और कला आदि में सामान्य विद्यार्थियों के साथ कौन प्रतियोगिता करता है? दृष्टिहीन, मूक बधिर या विकलांग, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई संगीत, ड्राइंग, कला इनमें जो है, अब भाई ड्राइंग और कला में दृष्टिहीन बालक तो भाग ले नहीं पाएंगे, है ना। संगीत को मूक बधिर बालक तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जो विकलांग बालक होंगे, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से विकलांग का मतलब इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, इसलिए इस वाले ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे। सी नंबर यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगों हेतु शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इनकी शैक्षिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो अब फिलहाल ये क्वेश्चन विवादित में आ सकता है, क्यों भाई? नई शिक्षा नीति फिलहाल 2020 वाली तो नहीं लागू हुई, अभी यहाँ पर बात की जाएगी तो 1986 की बात करी जाएगी। नेक्स्ट है, समन्वित शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान 1990 में किस समिति ने दिया था? तो किस समिति ने? राममूर्ति समिति ने दिया था। प्रत्येक विकलांग विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता होती है? तो व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श, इन दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है? तो किसके द्वारा? समायोजन के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन करके अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति किसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है? तो किसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है? खाने पीने के लिए, आशा या प्रेम के लिए? तो ये दोनों सही हैं फिलहाल, जबकि धोखाधड़ी नहीं होगा ना, तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर सी वाला बनेगा। 19 नंबर प्रश्न है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? बोरिंग, लैंगफील्ड व बेड। यहाँ पर इन लोगों ने ये परिभाषा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो 3 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, एक नहीं है वो चुन्नी है। सामान्य विशेषता या सामाजिक विशेषता या शैक्षिक विशेषता या अभद्र। तो अभद्र यहाँ पर निगेटिव बनता है, यही वाली नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट है 21, किस तरह के बालकों में तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है? तो शैक्षिक वाले बालक या मनोवैज्ञानिक या अक्षम या रोगग्रस्त? तो भाई अक्षम रोगग्रस्त तो वैसे भी नहीं होगा, इनमें तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक कहाँ होगी? तार्किक चिंतन किसमें होता है? मनोवैज्ञानिक वाले बालकों में होता है। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालकों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं उन्हें कुसमायोजित के नाम से जाना जाता है। मतलब ये अपने वातावरण से समायोजन करने की शक्ति इनमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें समायोजन की शक्ति का अभाव होता है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको ना तो पागल कहा जाता है, ना रोगी, ना विकलांग। भाई समस्यात्मक बालक एक प्रतिभाशाली बालक भी बन सकता है। कैसे? भाई मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और क्लास में आपने अगर भाई कुछ लोग पढ़ाते भी होंगे, पढ़ाया होगा बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो काफ़ी पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, तेज होते हैं। अगर भाई मान लीजिए आपने टेस्ट लेना स्टार्ट किया, सबका टेस्ट लिया, भाई वो टेस्ट आपने सबको ध्यान में रखकर बनाया एवरेज में, ना तो इजी ना तो टफ। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो भाई क्या करेगा? वो तो उस पेपर को जल्दी सॉल्व करके बैठ जाएगा। भाई कुछ तो सॉल्व करके बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, ऊटपटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो वो भी समस्यात्मक बालक। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि केवल प्रतिभाशाली ही समस्यात्मक होगा। भाई कुछ समस्यात्मक वो भी, मतलब इसमें वो भी होते हैं जो जिनकी बुद्धि जड़ बुद्धि हो या वो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब है ना, तो कमज़ोर बच्चे भी आ सकते हैं, तो वो समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। ठीक, तो इनको कुसमायोजित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, कुसमायोजित बालकों का असामान्य व्यवहार नहीं है। चोरी करना, झूठ बोलना, शिक्षा ग्रहण करना या बहानेबाजी करना। तो ये जो नहीं व्यवहार है, नहीं में ये आएगा, बाकी सारे आएंगे। चोरी करने वाले बालक कुसमायोजन में आते हैं या समस्यात्मक में आते हैं। झूठ बोलने वाले भी समस्यात्मक बालक होते हैं। बहानेबाजी करने वाले बालक भी समस्यात्मक होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किस प्रकार के बच्चों में चरित्र, व्यवहार व व्यक्तित्व विकृतियों का आधिक्य पाया जाता है? मतलब इन चीज़ों का आधिक्य किन बालकों में ज़्यादा पाया जाता है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर है समस्यात्मक, कुशाग्र, मंद या बधिर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा जो समस्यात्मक बालक है उनमें ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार अथवा व्यक्तित्व में किसी न किसी रूप में गंभीर असामान्यता पाई जाती है। तो ये फिलहाल समस्यात्मक बालक की परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? वैलेंटाइन के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको याद कर लीजिएगा। 26 है, ब्रीडेन ने समस्यात्मक बालक के कितने प्रकार बताए हैं? तो समस्यात्मक बालक के इन्होंने 28 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालकों का शिक्षा में निर्देशन किस प्रकार से नहीं किया जा सकता? मतलब शिक्षा में उनको किस तरीके से गाइड नहीं किया जा सकता है, वो चुनना है। उचित लालन पालन देकर या प्रोत्साहन देकर या माता पिता का संबंध या अनुशासनहीनता। तो फिलहाल यहाँ पर उच्च जो बालकों का शिक्षा में निर्देशन है, अनुशासनहीनता अगर होती है
तो इस तरीके से उनका निर्देशन नहीं किया जा सकता। बाकी उचित लालन पालन देकर उनका निर्देशन किया जा सकता है, प्रोत्साहित करके भी उनका निर्देशन किया जा सकता है, और माता पिता के साथ कैसे उनके संबंध है वो भी निर्देशित कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसके अंतर्गत बालकों को प्रारंभ से नियमों का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए? कैसा, मतलब किसने ऐसा कहा है ना? तो किसने ऐसा कहा है, या फिर किसने नहीं, मतलब किसके अनुसार होगा, तो किसके अंतर्गत होगा ना? सामान्य अनुशासन या प्रोत्साहन, या स्वयं स्वस्थ मनोरंजन या लालन पालन। मतलब प्रारंभ से ही नियमों का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए। तो जो सामान्य अनुशासन है, ठीक है, यहाँ पर सामान्य लचीला या ऐसे ऐसे की बात नहीं, सामान्य अनुशासन होता है, उसमें कहा मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चे को प्रारंभ से ही ऐसे नियमों को पालन करने की आदत डलवानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 29। किस तरह के बालकों की बुद्धि लब्धि प्रायः 130 के ऊपर होती है? तो बुद्धि लब्धि आपने पढ़ी होगी ना, तो मतलब 130 से ऊपर होती है, कुछ की 90। भाई सामान्य बालकों की बात करें तो 90 से 110 वाले होते हैं सामान्य बुद्धि के बालक, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 130 से प्लस वाले, तो वो प्रतिभाशाली बालक या प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं। ठीक, यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो। मंद बुद्धि वाले वैसे भी 70 से नीचे, 80 से नीचे आते हैं ना। विकलांग और उक्त दोनों का कोई तर्क ही नहीं बनता। अगला है, सुलेवान के अनुसार मंदित मना बालकों की विशेषता नहीं है। जो नहीं है वो चुन्नी है। मौलिकता व सृजनात्मकता का अभाव, ये तो होता ही है। जो मंदित मना बालक हो या मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं ना, ये उनकी विशेषता है। लेकिन नहीं पूछा है। ध्यान को एकाग्रता कम होना, ध्यान तथा एकाग्रता कम होना, ये उनकी विशेषता ये भी है। भाई उनमें ध्यान और एकाग्रता करने की, ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति कम होती है या नहीं भी होती। स्वनिर्देश और उच्च मानसिक क्रियाओं का प्रयोग, तो ये वाली विशेषता उनकी नहीं है। जबकि ये तो अच्छे बालकों की होती है ना, उनमें उच्च मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। तो ये विशेषता इनकी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। चलिए यहाँ पर टॉपिक होता है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। समूह गत्यात्मकता, है ना, ग्रुप डायनामिक्स। चलिए इसको हम देखेंगे। तो अगला टॉपिक है समूह गत्यात्मकता। किसके द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है? मतलब क्या चीज करके उनके विकास में सहायता दी जा सकती है? निर्देशन, समायोजन, अभिव्यक्ति या सहायता। करेक्ट विकल्प है निर्देशन देकर उनके विकास में सहायता प्रदान करी जा सकती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भाई अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भाई ये कोई रटने वाली चीज़ें तो है नहीं, है ना। तो फिर इसमें से आपको समझ डेवलप करनी होती है। फर्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रटने वाली चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सामूहिक निर्देशन व्यक्ति के उत्तम विकास में सामूहिक अनुभवों में सहायता प्रदान करने एवं इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चुनौतीपूर्ण प्रयत्न है। यह किसका मत है? यह मत है जैन वाटसन का, जैन वाटर्स। नेक्स्ट है, समूह में किसको भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है? भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर समूह में किसको? विद्यार्थियों को प्राप्त होता है, क्योंकि वो समूह में बैठे होते हैं ना, तो अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मतलब उनको दिया जाता है। 4 नंबर है, कहाँ पर अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं समान होती हैं? तो विद्यालय में जो है लगभग सभी बच्चों की जो समस्याएं वो समान ही रहती हैं। नेक्स्ट है, किसके हेतु सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण है? तो किसके हेतु जो है सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विमर्श या विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण होता है? तो ये किसके अनुसार? समय की इससे बचत होती है। भाई अगर कोई समस्या है ना और उस पे समूह में एक विचार विमर्श किया जाए तो उसका हल बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए इसमें समय की बचत को माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसमें विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीखते हैं? जो विद्यार्थी होते हैं अपने मन के भावों पर नियंत्रण करना
सीखते हैं, कहाँ पर सीखते हैं, समूह में या अलगाव में, परिवार या प्रार्थना। तो अलगाव होने पर जो है अपने मनोभाव पर नियंत्रण करना सीखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, आर्थर ई ट्रेक्सलर ने समूह निर्देशन के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो इन्होंने जो है समूह निर्देशन के 5 उद्देश्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों पर व्यावसायिक संभावनाओं की विविधता की जानकारी किससे दी जा सकती है? तो सामूहिक निर्देशन से दी जा सकती है। क्या चीज़? व्यावसायिक संभावनाओं की जो विविधता होती है उसकी जानकारी सामूहिक निर्देशन से। मतलब सामूहिक मतलब एक समूह में निर्देशन देना, ग्रुप में, है ना, गाइड करना। नेक्स्ट है नंबर 9, समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकता है। तो समूह निर्देशन के माध्यम से क्या संपन्न हो सकता है? चिकित्सा संबंधी कार्य, लेखा संबंधी कार्य, परिवार संबंधी कार्य या फिर सामूहिक कार्य, है ना। तो यहाँ पर देखिए समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकता है। समूह में अगर निर्देशन उसके माध्यम से, यहाँ मुझे कुछ एरर लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर सामूहिक कार्य को संपन्न किया जा सकता है समूह निर्देशन से, परिवार संबंधी भी समूह में ही आता है। मुझे लगता है यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन अगर आपका करेक्ट ए वाला दिया, ए सबसे अलग है, ठीक है। तो ए को जो है जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है उसके माध्यम से संपन्न किया जाता है। चिकित्सा संबंधी जो कार्य होते हैं व्यक्तिगत निर्देशन होता है उसमें, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर नहीं को हम लगाते हैं। समूह गतिशीलता किससे लिया गया है? जो समूह गतिशीलता है वो किससे लिया गया है? डायनामिक्स भौतिक शास्त्र से लिया गया है। डायनामिक्स किस भाषा से लिया गया शब्द है ना। तो जो चैप्टर का नाम है आपका वही उसी शब्द को पूछा गया है ना। तो डायनामिक्स किस भाषा से लिया गया शब्द है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डायनामिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शक्ति। नेक्स्ट है, समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होते हैं। यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो यह किस विद्वान की है? एस माथुर की परिभाषा है। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता? सामूहिक गतिशीलता और निर्देशन, या दोनों, या समस्या? फिलहाल यहाँ पर सामूहिक गतिशीलता और निर्देशन ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? अपना अस्तित्व नहीं रखते पृथक सेवा के रूप में, ठीक है। बी यहाँ, सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 15 नंबर है, सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? सामूहिक जो गतिशीलता होती है, गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? योग होती है। कक्ष में सामूहिक गतिशीलता की विशेषता नहीं है, तो कक्ष में जो सामूहिक गतिशीलता की विशेषता जो नहीं है वो चुननी है। आत्मविश्वास का विकास, ये तो करेक्ट है, ये तो होती है विशेषता। सामाजिक कुशलता भी होती है, इसका विकास भी होता है सामूहिक गतिशीलता में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन चलिए देखेंगे 17 नंबर कौन सा यहाँ पर होगा? परामर्श की कुशलता में वृद्धि भी होती है, लेकिन छात्रों की चिंताओं में यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं होती है। 17 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे, सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को प्राप्त होते हैं। छात्रों को सामूहिक परिस्थितियों में क्या प्राप्त होते हैं? परस्पर मिलने जुलने से या मौखिक विचार विमर्श करने से, है ना। सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को प्राप्त होते हैं दोनों चीज़ें, ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किनकी आवश्यकताओं का ज्ञान परामर्शदाता को निर्देशन सेवा में सुधार करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देता है? तो यहाँ पर छात्रों की, ठीक है, जो छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है वो परामर्शदाता को निर्देशन सेवा में सुधार करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देता है, जो छात्रों की आवश्यकता है उसके आधार पर। 19 नंबर है, कहाँ छात्रों को अनेक सामूहिक अनुभव अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है? भाई अनेक जो सामूहिक अनुभव होते हैं उनको कहाँ पर? भाई समूह में ही तो प्राप्त कर पाएगा उनका अनुभव, पड़ोस में या परीक्षा में तो कर नहीं पाएगा, समूह में ही कर पाएगा। 20 नंबर है, छात्रों की अनेक समस्याएं समूह में किसके द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं? समूह में किसके द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं?
वार्तालाप विचार विमर्श से, आपसी कनाफूसी से, ये तो गलत है, निगेटिव पॉइंट है। समस्या पर वार्तालाप से, परामर्शदाता से। तो देखिए समूह में जो सामूहिक अनेक समस्याएं होती हैं ना, छात्रों की जो समस्याएं, अपनी समस्याएं, समूह में जब वो एक दूसरे से वार्तालाप या विचार विमर्श करते हैं तो उनकी समस्या स्पष्ट हो जाती है। 21 नंबर है, विद्यार्थियों की रुचियों की अभिव्यक्ति व क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। जो रुचि है उनकी, है ना, जो रुचियों की जो अभिव्यक्ति है या क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम क्या है? तो क्लब होता है, मतलब ग्रुप होता है ना एक, उसमें ये माध्यम होता है क्लब। वहाँ पर वो अपनी रुचि की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22, किन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयी वातावरण के कार्यप्रणाली से अवगत कराना है? तो किन का ये उद्देश्य होता है? अनुस्थापन सत्र का। 23 है, जीविका सम्मेलन की वार्ता कितने घंटे हो सकती है? तो जो जीविका सम्मेलन की वार्ता है वो 1 या 2 घंटे हो सकती है। नेक्स्ट है 24 नंबर, सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कैंप, सामूहिक परामर्श के आधार। नेक्स्ट है 25, सामूहिक परामर्श में किसका प्रयोग अधिक होने लगा है? तो सामूहिक परामर्श में अगर हम बात करें तो रुचि क्या है बच्चे की, उसके संबंध किससे अच्छे हैं किससे नहीं, तो इन दोनों पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। समूह परामर्श में समूह को सार्थक अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिसमें बालक सामूहिक व्यवहार में दक्ष हो सके। यह किसका विचार है? तो यह रॉबर्ट नैप का विचार है। 27 है, सामूहिक परामर्श किस परामर्श का वर्धन है? जो सामूहिक परामर्श होता है वो किस परामर्श का वर्धन होता है? वो व्यक्तिगत परामर्श का वर्धन होता है। नेक्स्ट है, प्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा संपन्न होती है? जो प्रार्थी होते हैं, है ना, जिनको परामर्श की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा हो सकती है? तो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट है 29, समूह परामर्श की मान्यता नहीं है। तो यहाँ पर मान्यताएं 3 हैं, एक नहीं है, वो चुननी है। प्रत्येक प्रार्थी में स्वपरिवर्तन लेने की जिम्मेदारी होती है, मान्यता है। समूह उद्देश्यों में समूह के सदस्य सीख लेते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामूहिक परामर्श में स्थान दिया जाता है, हाँ दिया जाता है। समूह में समस्या समाधान के कौशलों को सीख नहीं सकता, जबकि वो सीख सकता है, यहाँ नहीं प्रयोग कर लिया गया तो ये गलत हो जाएगा। तो मान्यता नहीं मतलब डी वाला करेक्ट बन जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, समूह परामर्श का महत्व किस रूप में नहीं है? तो समूह परामर्श जो है इसका महत्व किस रूप में नहीं है? सामाजिक कौशलों के विकास के रूप में होता है समूह परामर्श का महत्व। समूह में व्यवहार करने संबंधित शिष्टाचार में भी होता है। अपने विचारों और भावनाओं को तारतम्य स्थापित ना करने में, जबकि करने में होता है, तो ये ना करने में आ गया निगेटिव, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। तो नहीं पूछा गया गलत, मतलब ये सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, है ना, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी अति आवश्यकता है। तो चलिए मिलेंगे न्यू सेशन में। धन्यवाद।